नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल पे। सभी 12वीं के विद्यार्थी, जो इतिहास का आज जो पेपर हुआ है, क्या शानदार पेपर हुआ है, मजा आ गया पेपर देख के। ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो यकीन मानिए आपके 100 में से 100 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। विद्यार्थियों, आज का पेपर हल करने से पहले सभी विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि आज का आप एक सिंगल क्वेश्चन है जो हमारे क्लास नोट से नहीं आया, ऐसा हो नहीं सका है, आपको हम विद प्रूफ के साथ आज पेपर हल करवाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो पेपर है ना, आपको हर एक नोट्स पर्सन का प्रूफ देंगे। आपको भी अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको मैं एक ऐप बताता हूँ। हमारी ऐप के अंदर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको इतिहास के, भूगोल के और राजनीति के तीनों नोट्स मिल जाएंगे। आपको करना क्या है विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी एक गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे। वहां आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है अर्जुन पाठशाला। क्या लिखोगे? अर्जुन पाठशाला, ARJUN, अर्जुन पाठशाला। अर्जुन पाठशाला ऐप ये गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें और वहां आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप देखिए नोट्सों का कमाल, देखिए वीडियो के अंदर जब प्रश्न करेंगे ना, सभी विद्यार्थियों को बहुत खुशी होगी। मैं बोलता हूँ ये आप नोट्स पढ़ के जाएंगे ना, मैं 101% कहता हूँ आपका सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत गजब के नोट्स बने हुए हैं, किताबों की एक एक लाइनें उसके अंदर लिखी हुई है, और आप देखना वहां जहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट लगाए हुए वहां से भी प्रश्न आए। आप बस देखते जाइए, डेमो देखिए नोट्सों का, और ये सारे नोट्स आपको अर्जुन पाठशाला जो ऐप है वहां आपको मिल जाएंगे। चलिए, आज का पेपर है ये इतिहास का। इस इतिहास का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरातात्विक का जनक किसको कहा जाता है। प्रश्न क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, बीबीलाल। अब देखिए हमारे नोट्स की ये देखिए लाइन लिखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की देखिए 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तथा प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। इसी कारण भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो उत्तर क्या है, ये देखो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आ जाएगा आपका कनिंघम। क्या आ जाएगा? कनिंघम। ये नोट्स का कमाल है। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? नोट्स में क्या लिखा है, समुद्र गुप्त के राजकवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की क्या की? रचना की। तो ये देखिए एज इट इज लाइन टू लाइन, नोट्सों की एज इट इज लाइन टू लाइन। ये देखिए हरिसेन, ब्रैकेट में सब चीजें इंपॉर्टेंट की हुई है, यहां से एग्जाम के अंदर आपके बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? हरिसेन। आगे प्रश्न है, प्रभावती गुप्त किस वंश से संबंधित थे? अब देखिए नोट्स का कमाल है ना, प्रभावती गुप्त वाला ये रहा। ताम्रपत्र भूमिदान पाने वाले लोगों को सबूत के रूप में दिया जाता था। भूमिदान प्राप्त धार्मिक संस्थाओं के ब्राह्मणों को दिए गए थे। और उसके बाद देखिए यहां आपको प्रभावती गुप्त, ये रहा प्रभावती गुप्त, सब देख रखा है प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त इसने पूछा था किस वंश से थी? तो वाकाटक में उसका विवाह हुआ था, और वो खुद किस वंश से थी? गुप्त वंश की थी। तो उत्तर नंबर सी हो जाएगा, गुप्त वाकाटक। उसके बाद है, जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? इसका देखिए नोट से उत्तर बताता हूं। ये देखिए 24वें तीर्थंकर महावीर जैन, जो सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे, कौन से थे? 24वें। अब यहां से क्या प्रश्न पूछा है, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। कौन से थे? 24वें। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किताब उल हिंद में किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ है? सामाजिक विज्ञान, धर्म और दर्शन, खगोल विज्ञान, उपरोक्त सभी। अब इसका उत्तर बताता हूं आपको। ये देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अल ब्रूनी को महाद्वीप में समझने की कई बाधाएं आई, और उसने किताबुल है ना, किताबुल हिंद में जैसे वेदों, पुराणों, पतंजलि, मनुस्मृतियों का सहारा लिया है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर क्या होगा? कहां गया? ये रहा। किसके ऊपर आधारित है? भारत के सामाजिक विज्ञान पे आधारित है। आगे प्रश्न क्या है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अब इसका प्रूफ दिखाता हूं नोट से। ये देखिए, सूफी संत जिक्र समा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, ये देखिए ब्रैकेट में बंद और किया हुआ है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। तो कहां है भाई अमीर खुसरो? ये रहा अमीर खुसरो। उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। इसी तरह आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर मैं आपसे वादा करता हूं कि नोट से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स पढ़ें। अगर जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो यहां से ऐप से डाउनलोड कर ले नोट्स,
और नोट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, आपको बता दिया है। ऐप का नाम क्या है, अर्जुन पाठशाला। ऐप का नाम क्या है, अर्जुन पाठशाला। इस अर्जुन पाठशाला पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे जिस तरह आप ऐप डाउनलोड करते हो, वहीं गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है। वहां ऐप में जाके आपको कक्षा 12 के इतिहास के, भूगोल के, राजनीति के, किसी के भी नोट्स चाहिए आप डाउनलोड करें और बढ़िया उसको प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़े। और एग्जाम में जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा, मैं गारंटी लेता हूं 2 महीने मेरे नोट्स पढ़ ले, आपके 80 से 85% आपके इन आप सब्जेक्ट में ले आओगे। तो इतना वादा है, बहुत शानदार नोट्स बने हुए किताबों से, तो आप जरूर पढ़ें इनसे। उसके बाद है देखिए प्रश्न, कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से। अब नोट से इसका उत्तर बताता हूं। ये देखिए, अच्छा इधर ही लिखा हुआ है, ये हमने यहीं पे लिखा दिया तुलु वंश, 1503 से 1570। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। ये देखिए नोट्स में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। और देखिए VI लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर धमाल मच गया नोट्सों से। तुलु वंश, किस वंश से थे, तुलु वंश। तो आप, मैं यही कहता हूं आप नोट्सों को पढ़ें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद है, मुगल काल में गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था। अब देखिए एक भी प्रश्न आप मेरे को बार बता देना। ये देखिए, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकदम या मंडल कहा जाता था, मुकदम या मंडल। अब देखिए मुखिया क्या कहलाता था, मुकदम। क्या कहलाता, मुकदम, नहीं तो मंडल कहलाता था। आ रहा है ना मजा नोट से। जिसने भी नोट्स पढ़े हैं ना, वो 100% मेरे स्टूडेंट है। हर साल 99, 100, 98 नंबर पे जाके इतने नंबर लेके आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ऐसे नोट्स मैंने खुद ये हाथों से तैयार किए हैं। तो आप इन नोट्सों का जरूर अध्ययन करें। आपको एग्जाम जब वार्षिक परीक्षा देके आओगे, या अगर आगे आपका एग्जाम है, चाहे पॉलिटिकल का है, चाहे हिस्ट्री का है, इसका राजनीति का है, तो आज ही आप ऐप डाउनलोड करें और उसमें नोट्स है उसको डाउनलोड करें। और जब आप कल परसों जब भी एग्जाम हो, उन नोट्सों से आके मिलान कर लीजिए। आप कहोगे वास्तव में सर धमाल हो गया, क्या गजब के नोट्स हैं। तो जरूर नोट्स डाउनलोड करें आप। उसके बाद है, कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी, मार्शल ने, बर्नियर ने, बुकानन ने, कनिंघम ने। कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी, है ना। ये प्रश्न है, इसका देखते हैं। चलिए ये लगाना भूल गया, चलो इसको प्रश्न को मैं आपको और दूंगा प्रूफ है। ये देखिए, इसको प्रश्न को एक बार छोड़ो, इस प्रश्न का सबूत अपने बाद में देंगे। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह कौन था 1857 की क्रांति के समय। तो ये कहां गया, मुगल, ये रहा, दिल्ली। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाया हुआ है। दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर क्या था, दिल्ली का राजा कौन था, बहादुर शाह जफर। ये देखिए कौन था भाई, बहादुर शाह जफर। उत्तर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद है, उल्ट बांसी रचनाओं का संबंध किससे है। उल्ट बांसी, ये देखिए आपको दिखाता हूं, कबीर की उल्ट बांसिया। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कबीर की उल्ट बांसिया बहुत प्रसिद्ध है। तो उल्ट बांसियों का संबंध किससे है भाई, ये रहा आपके कबीर की उल्ट बांसिया। किसकी है भाई, उल्ट बांसिया किसकी है, कबीर की। उसके बाद है, दामीन ए कोह का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है। अब देखिए ये रहा दामीन, नोट्स में क्या लिखा हुआ, दामीन ए को सीमांकन के बाद संथाल। क्या लिखा हुआ है, संथाल। अब देखिए दामीन ए कोह का संबंध है वो किससे है भाई, ये रहा दामीन ए कोह किसका है, ये रहा दामीन ए कोह संथाल। उत्तर क्या हो जाएगा, संथाल। उत्तर क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये सारे के सारे प्रूफ है आपके नोट्सों के, प्रश्नों के सारे प्रूफ दे रखे हैं हमने, कोई झूठा अभी नहीं बने। आप नोट्स ऐप पे जाके देख सकते हैं, सारे नोट्स पढ़े हैं, उन्हीं नोट्सों से एक भी सिंगल प्रश्न बाहर नहीं गया। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 1934, 1932, 1930 या 1928। अब देखिए इसका उत्तर बताता हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन वाला ये रहा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन की आयोजन शुरू किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 कब हुआ था, 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930। आ रहा है ना मजा, मैं कह रहा हूं नोट्सों ने धमाल मचा दी है। जो बच्चे मेरे नोट से पढ़ रहे हैं ना, उन्होंने यही कहा सर फोन करके, सर एक भी सिंगल पर्सन आपके नोट से बाहर नहीं गया, हमारे सर इतने नंबर आएंगे अर्धवार्षिक। मैंने कहा अर्धवार्षिक छोड़ो, आप वार्षिक में भी ऐसे फोन करोगे मेरे को कि सर वास्तव में आपके नोट्सों ने क्या कर दिया है, धमाल मचा दिया है। मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान में तेल का मचा देंगे। जिस दिन ये नोट्स आप पढ़ोगे ना, आपको खुद को पता चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का लोथल किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का लोथल किस राज्य में स्थित है, तो अभी देखते हैं इसका उत्तर। सिंधु सभ्यता वाला कहां लिख रखा है,
लोथल वाला गुजरात है वैसे तो इसका उत्तर। हाँ ये रहा, ये देखिए लोथल गुजरात के अंदर है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। तो लोथल पूछा है, लोथल कहां पे है? गुजरात के अंदर। कहां भाई लोथल? ये रहा सिंधु सभ्यता का लोथल किस में है? गुजरात में। धोलावीरा लोथल है ना, रंग में आपके जो लोथल और धोलावीरा ये आपके गुजरात में थे। अमुक्तमाल्य नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई? इसका भी आपको दिखाता हूं मैं, अमुक्तमाल्य वाला। ये रहा नोट्स में, शासनकाल 1509-1523 किसका? कृष्णदेव राय का। प्रमुख ग्रंथ उसका अमुक्तमाल्यद, तेलुगु भाषा में लिखी हुई थी। किस भाषा में लिखी हुई थी? तेलुगु भाषा में। अब देखिए अमुक्तमाल्य किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने लिखी थी, जो तेलुगु भाषा में लिखी थी। मक्का भारत कहां से आया था? मक्का भारत कहां से आया था? इसका भी दिखाता हूं सबूत। कहां गया मक्का? मक्का वाला ये रहा मक्का। मक्का कहां से आया था? अफ्रीका। कहां से आया था? अफ्रीका से आया था। उसके बाद है महात्मा गांधी, देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत महात्मा गांधी है भारत लौटे थे। उसके बाद है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? ये देखिए रुद्रदामन मलेच सुदर्शन झील है ना, रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत का वर्णन मिलता है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? तो रुद्रदामन ने क्या करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण। सिंगल क्वेश्चन है, आपको बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए आगे है, राजगृह शब्द का अर्थ क्या है? देखिए राजगृह शब्द का अर्थ है, नोट्स में क्या लिखा हुआ है? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो पहाड़ियों के बीच किलेबंद तथा सुरक्षित है। तो क्या है भाई? किलेबंद तथा पहाड़ियों से सुरक्षित। उसके बाद महाभारत की रचना भाषा में हुई। तो ये देखिए नोट्स में महाभारत की भाषा और विषय वस्तु भाषा, महाभारत महाकाव्य कई भाषा मिलता है, परंतु इसकी मूल भाषा क्या थी? ब्रैकेट में लिखा था संस्कृत। तो उत्तर क्या आ जाएगा? संस्कृत। ये एक एक चीजें आपको सबूत के साथ दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए नोट्सों का कमाल। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको भी ये नोट्स पढ़ने हैं तो आप अर्जुन पाठशाला ऐप है, कौन सी? अर्जुन, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी अर्जुन पाठशाला। अगर आपको इतिहास के नोट्स चाहिए, अगर आपको भूगोल के नोट्स चाहिए, अगर आपको राजनीति विज्ञान के नोट्स चाहिए, जो आने वाले एग्जाम है उनमें ये नोट्स है, आपको रामबाण साबित होंगे। बहुत कम पेजों में लिखे गए हैं, प्रश्न सारे मिलेंगे आपको। आप इसको पढ़ लोगे तो आपका बेड़ा पार है। इन तीनों सब्जेक्ट कक्षा 12 के ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी? अर्जुन पाठशाला यूट्यूब ऐप पे आपको मिल जाएंगी। वहां जाएं, ज्यादा से ज्यादा आप डाउनलोड करें, अपने साथियों तक बताएं, ताकि आपके साथी भी इस एग्जाम को अच्छे से वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा सके। चलिए आगे बात है, जैन व बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख है। ये देखिए नोट्स में, बौद्ध व जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के 16 राज्य, कितने? 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। उसके बाद है दक्कन दंगा रिपोर्ट है, वो संसद में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? ये देखिए दक्कन दंगा आयोग, जब विद्रोह दक्कन में फैला तो शुरू में मुंबई सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया। भारत सरकार के दबाव पड़ने पर उसने दंगों की छानबीन करने के लिए जांच आयोग की स्थापना की। इस आयोग की रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1878 में क्या की गई? पेश की गई। उसके बाद है दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर। अब देखिए इसका, ये जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, श्वेतंबर और दिगंबर। तो दिगंबर किससे है? जैन धर्म से। किससे है भाई? जैन धर्म से। नोट्सों में देखिए एक भी लाइन टू लाइन आपको प्रश्न मिलेंगे नोट्स में, लाइन टू लाइन आपको उत्तर मिल रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? मैं कहता हूं नोट्स पढ़ लो, और आपका जो अभी तक आप नहीं पढ़े हो तो भी इसका आपके पाप धुप जाएंगे। मैं कह रहा हूं इतने गजब के नोट्स है, इतिहास, भूगोल और सिर्फ आपको राजनीति विज्ञान, इन 3 सब्जेक्टों को ही नोट्स मिलेंगे। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं वो ही नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं। स्कूलों में मेरे विद्यार्थी हैं, वो खूब धमाल मचाते हैं, हर बार टॉप करते हैं। तो आप भी अब टॉप करने का मौका आपके पास भी है। आप भी आखिरी समय में ये नोट्स पढ़ के टॉप कर सकते हैं। निश्चित होकर आप पढ़िए, विश्वास करके पढ़िए, आपको अच्छा लगे। आप जब पढ़ोगे ना नोट्स को, एक पार्ट पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हो गया, खालिस्तान हो गए। उसके बाद जो आपके प्रश्न आए हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा। अभी मैंने लोथल और कालीबंगा बताया था। ये देखो, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में।
कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ राजस्थान। चाहे आप सीधा राजस्थान लिख के आए तो कोई डरने की बात नहीं है। कालीबंगा सभ्यता स्थल है कहां पे? राजस्थान में। फ्रांसीसी बुकानन पेशे से क्या थे? फ्रांसीसी बुकानन पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। क्या थे भाई? डॉक्टर थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? ये देखिए, गांधी जी ने ब्रैकेट में लिख रखा है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930। कब तारीख क्या आ जाएगी? 12 मार्च 1930। उसके बाद है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? देखिए, ये रहा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। एक एक लाइन सेम टू सेम, मतलब नोट्स लेके बैठा एग्जामिनर और इन नोट्सों से प्रश्न बना रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946। कब पेश की थी? 13 दिसंबर 1946। अब किसके कितने सही सही हो रहे हैं कमेंट करके बता देना। आप कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं। उसके बाद है पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? अब देखिए, नोट्स में आपको इसका दिखाता हूं। पितृवंशिकता, ये देखिए, पितृवंशिकता में पिता की मृत्यु के बाद पिता की सारी संपत्ति जमीन जायदाद बेटे के नाम कर दी जाती थी। तो ये रहा, मतलब संपत्ति का अधिकारी कौन हो जाता था? बेटा हो जाता था। पितृवंशिकता का अर्थ। हस्तिनापुर नामक जगह का उत्खनन किसने किया? अब ये देखिए, बीबी लाल ने 1951-52 में पुरातत्व, ये देखिए ब्रैकेट में बिल्कुल बंद कर रखा है, मतलब इंपोर्टेंट चीजें। बीबी लाल ने बेरठ जिले में यूपी के हस्तिनापुर नामक की खुदाई की। तो किसने की थी? बीबी लाल ने। किसने की थी? हस्तिनापुर की बीबी लाल ने। बीबी लाल। उसके बाद है भारत में आने वाली किन्हीं 3 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। नोट्स में दिखाता हूं, अब आपको एक एक चीजें नोट करते जाना। ये देखिए, यात्री अल बुरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक, दूरते बारबोसा। कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, है ना? कोई भी 3, इब्न बतूता, अल बुरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, कोई भी आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद हर एक चीज का आपको प्रूफ दूंगा, हर चीज का प्रूफ दूंगा, हर एग्जाम का प्रूफ दूंगा, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, मैं आपको हर चीज का सबूत लाके दूंगा। ये देखिए नोट्सों से। फिर आप कह सकते हो सर हाँ आपने हमें प्रूफ दिए। मैं कहता हूं आप आंख बंद करके विश्वास करके नोट्स डाउनलोड करें, प्रिंट निकलवाएं, इत्मीनान से पढ़िए। आपके पास अभी 2 महीने पड़े हैं, 2-2.5 महीने पड़े। मैं कहता हूं आपका बेड़ा पार हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे आपके। उसके बाद है अंडाल कौन थी? अब इसका दिखाता हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट। अंडाल कौन थी? ये देखिए, अलवार संत, अलवारों में एकमात्र महिला संत थी अंडाल। कौन थी? एकमात्र महिला संत अंडाल थी। अलवारों के पूरे आपको दे रखे हैं, तो अंडाल कौन थी? अलवारों की एकमात्र महिला संत थी। कौन थी भाई? एकमात्र महिला संत। अंडाल कौन थी? एकमात्र अलवार महिला संत। अलवार महिला संत। अब मैं यही कर रहा हूं कि थोड़े दिनों में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, तो आप नोट्स निकाल के निकलवा ले। साथ साथ में वहां से जब मैं पढ़ाऊंगा तो उन नोट्सों से आपको साथ साथ पढ़ते जाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा, अपने को रैपिड रिवीजन करना है। तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर ले आप। एकमात्र महिला अलवार संत। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है यूट्यूब पे तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लासें वो शुरू हो जाएगी और रैपिडली रिवीजन करेंगे। क्या प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। उसके बाद जिन्स ए कामिल क्या है? नोट्स में बताता हूं इसका उत्तर। जिन्स ए कामिल क्या है? अब देखिए आगे दिखाता हूं जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल, ये देखिए, मुगल काल में कपास, गन्ना जैसी नकदी फसलों को जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें कहा जाता था। इनका मूल्य अधिक होता था। मतलब कपास, गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या थी? जिन्स ए कामिल थी। देखिए एक एक लाइनें आपको उत्तर बता रहा हूं, और सबूत क्या चाहिए आपको? मैं कह रहा हूं जैसा अर्धवार्षिक पेपर में धमाल हुआ है ना, 101% जितने पूरे के पूरे प्रश्न आए हैं, उसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी अपने झंडे गाड़ देंगे। चिंता ना करें। आप पेपर देने के बाद यूट्यूब चैनल पे आके यही कमेंट करोगे, सर आपके नोट्सों से हमारा बेड़ा पार हो गया। नहीं करो तो आप मेरे को आके बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनसे कामिल नकदी फसलें होती। भारत में 16वीं शताब्दी में कितने लोग प्रतिशत गांव में रहते हैं? अब देखिए नोट से लाइन टू लाइन प्रश्न दिखाता हूं, इसका उत्तर दिखा दूं जादू। ये देखिए जादू, देखिए अब ये देखिए लाइन में क्या लिखा हुआ है? 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में 85% लोग गांव में रहते थे, है ना। ये है जादू, ये है नोट्सों का जादू, बस और कुछ नहीं है। इन नोट्सों को पढ़ लोगे तो कुछ नहीं गलत होगा आपका, विश्वास करके। तो कितने लोग रहते थे? 85। उसके बाद है गोत्र के 2 नियम कौन से हैं? अब देखिए जादू, बड़े प्रश्नों में भी देखिए आप, छोटे प्रश्नों में नहीं, बड़े प्रश्नों में देखिए किस तरह आपको उत्तर बताया जा रहा है। ये देखिए गोत्र के नियम, 2 नियम पूछे हैं। विवाह के बहुत 3-4 नियम लिख रखे हैं, आपको 2 ही पूछे हैं। विवाह की स्त्री को पिता की बजाय अपने पति के गोत्र माना जाता था। एक ही गोत्र में सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये 2 नियम आपको लिखने थे। ये 2 नियम हो गए।
उसके बाद चलिए और दिखाता हूं जादू। आ गया 2 नंबर वाला। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, देखिए भाई नेक्स्ट प्रश्न। चलिए भाई आगे चलते हैं। मानवी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं? ये लीजिए मानवी डिब्बा, ये लिखा हुआ मानवी डिब्बा। शहर के ऊंचे स्थान पर बना मानवी डिब्बा एक विशाल काय मंच है। यह 1100 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ एवं इसकी ऊंचाई 40 फीट है। इस मंच में आधार पर बहुत सुंदर चित्र मिले हैं। उसके बाद मानवी डिब्बी की उपयोगिता महत्व, ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इतना ही लिखना था। तो मानवी डिब्बा का उत्तर ये रहा, है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, आप विश्वास करके अर्जुन पाठशाला जो ऐप है वहां जाएं और वहां से ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, इन नोट्सों को डाउनलोड कर लें। आप आगे जो राजनीति का होना है या भूगोल के होना है, आप एक बार नोट्सों का अध्ययन करके फिर आप पेपर देने जाएंगे ना, आप वापस आगे कल परसों जब भी आपका एग्जाम होगा ना, यूट्यूब पे आके यही कहेंगे सर क्या गजब के नोट्स बनाए आपने, कमाल कर दिया, हमने तो आज तक ऐसे नोट्स देखे नहीं। मैं कहता हूं कोई टीचर नहीं बना सकता वैसे नोट्स, इतने गजब के नोट्स हैं। चलिए उसके बाद है अशोक के दम को समझाइए। अशोक के दम बताने आपको, अशोक के दम बता दूं। ये लो भाई अशोक के दम। बड़ों के प्रति कर्तव्य है, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति की। ये सारी की सारी क्या है, अशोक के दम। ये क्या है, अशोक के दम। बस इतना ही लिखना था आपको। चलिए इब्न बतूता ने संचार हेतु डाक व्यवस्था का किस प्रकार वर्णन किया। चलिए भाई इब्न बतूता की ओर चलते हैं, आ जाओ इब्न बतूता को पढ़ते हैं। ये रहा इब्न बतूता द्वारा, नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इब्न बतूता ने द्वारा भारतीय संचार प्रणाली। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, अशोक डाक व्यवस्था, उलूक, पैदल डाक व्यवस्था, दावा। अशोक वालों को उलूक बोलते हैं, जो पैदल चलते थे उनको दावा कहते हैं। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली कार्य कुशलता को देखकर चकित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इससे व्यापारियों के लिए कम समय में लंबी दूरी भेजना और वस्तु का मूल्य भेजना संभव हुआ। इस डाक प्रणाली से गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक कम समय में पहुंच जाती थी। बस इतना ही लिखना था। ये इब्न बतूता की डाक संचार प्रणाली हो गई। उसके बाद है अमर नायक प्रणाली, विजयनगर साम्राज्य की खोज है, समझाइए। अमर नायक प्रणाली, चलिए भाई अमर नायक कहां गया भाई, अमर नायक आजा, अमर नायक भी आजा। ये ला विजयनगर इंपोर्टेंट और लिखा हुआ है, देखिए IMP, ये प्रश्न आ भी गया। विजयनगर प्रशासन में अमर नायक प्रणाली। विजयनगर में सेना प्रमुख को नायक कहा जाता था। सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, ये देखिए नायक। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर में प्रचलित अमर नायक प्रणाली दिल्ली में उपस्थित इकता प्रणाली से प्रभावित हो। तो ये भी इकता भी एग्जाम में आपके वार्षिक में आ सकती है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, मतलब ये क्या होते थे, सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? क्षेत्र दिए जाते थे। उसके बाद है उन क्षेत्रों में स्थित किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। इनका काम क्या होता था अमर नायकों का, ये लोगों से गांवों में क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। उस कर का कुछ भाग तो खुद रख लेते थे और कुछ राजाओं को दे देते थे। ये अमर नायक प्रणाली थी। बस इतना ही लिखना था। मैं कहता हूं मजा आ गया पेपर दे के आज बल्ले बल्ले हो गई लड़कों की। उसके बाद है 1857 की क्रांति जन क्रांति थी, समझाइए कैसे जन क्रांति थी। तो इसमें आपको जन क्रांति मतलब इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, है ना। वो जन क्रांति की आपको लोगों के द्वारा क्रांति की गई, वो भेदभाव था, उनके साथ शोषण ज्यादा होता था, वो पॉइंट है आपको लिखकर 2 नंबर का प्रश्न था, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद है संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। आजा भाई प्रारूप समिति, ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस समिति के 2 कार्य क्या थे, एक तो काम इसने संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी, एक तो इसको संविधान का प्रारूप पारित करना था, दूसरा संविधान बनाने का, कानून बनाने का सारा काम किसको दिया गया था, प्रारूप समिति को दिया गया था। ये दोनों कार्य आप लिख सकते हैं। कुदाल व हल किसका प्रतीक है, इसका भी नोट्स में दिखाता हूं। कुदाल हल, कुदाल और हल आगे मिलेगा, कुदाल और हल कुदाल और हल, ये रहा हल और कुदाल। हल और कुदाल के बीच लड़ाई संथालों तथा पहाड़ियों के बीच संघर्ष था। हल और कुदाल किसके थे, संथालों और पहाड़ी लोगों के बीच था। पहाड़ियां झूम कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग करते हैं, मतलब वो पहाड़ी लोग हैं, आपको पता है वहां पे झूमिंग कृषि करते हैं, तो उसको खोदने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। जबकि संथाल स्थायी कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। और संथाल क्या करते थे, मैदानों भागों में रहते थे, और वो मैदानी भागों में क्या करते थे, हल से खेती करते थे। कुदाल को पहाड़ियों का, हल को संथालों का जीवन का प्रतीक माना गया है। कुदाल को किसको माना गया, पहाड़ी लोगों का, और हल को किसका माना गया, संथालों का। अंग्रेजों ने पहाड़ियों के स्थान पर संथालों को बसने की नीति क्यों अपने, ये आगे प्रश्न आगे, बस इतना ही लिखना था आपको 2 नंबर का। ठीक है, ये भी प्रश्न आगे एग्जाम में आ सकता है ऐसा प्रश्न। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा प्रश्न रह गया, बस देखते हैं।
कुदाल और हल हो गया। चलिए आगे प्रश्नों की ओर देखते हैं, आगे कौन से प्रश्न है। आगे आपके 3 नंबर के प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी के अंदर था, समझाइए। इसका पूरा पूरा एज इट इज आपके नोट से पढ़ा है, दिखाता हूं नोट्स में। ये देखिए प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी के अंदर। आपके सामने ये नोट्स पढ़ा और नोट्स अपलोड किए हुए, आप वहां पे भी देख सकते हैं। ये सेम प्रश्न है, ये पूरा पूरा मोहनजोदड़ो नियोजित शहरी के अंदर था। प्रमुख विशेषताएं लिखनी थी। सबसे पहले खोजा गया स्थल है ना, हड़प्पा का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। इसके प्रमुख नगरों के निर्माण निश्चित योजना के अनुसार किए गए। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। दुर्ग निचला शहर, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले स्थान पे बना था। फिर इसके दुर्ग के बारे में आपको बताने थे। उसके बाद आपको माल गोदाम के बारे में वर्णन करना था। विशाल स्नानागार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको नालों का निर्माण के बारे में लिखना था, गृह स्थापत्य के बारे में लिखना था, सामाजिक भिन्नता का अवलोकन करना था। ये पूरा पूरा क्या आपका 3 नंबर का चैप्टर है। ये पूरा पूरा उत्तर आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। चलिए उसके बाद है कबीरदास एवं गुरु नानक की शिक्षाएं बतानी है। कबीरदास और गुरु नानक की शिक्षाएं अभी आपको बताता हूं। कबीर, ये देखिए ये रहा कबीर के गुरु रामानंद बताए जाते हैं। कबीर की शिक्षाएं ये देखिए, कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं बोलियों मिलती है। कबीर ने अपने पदों को निर्गुण कवियों की संत भाषा का प्रयोग किया है। कबीर की उल्ट भाषा बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने सामान्यतः प्रचलित अर्थों को उलट दिया जाता है। कबीर के रहस्यवादी अनुमोद प्रमाणित है। कबीर के परम सत्य को जानने के लिए अनेक परिपाटियों को सहारा लिया। इस्लाम धर्म के अनुसार वे सत्य को अल्लाह खुदा हजरत पीर कहते हैं। इन्होंने हमेशा ये कहा कि भाई मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ईश्वर एक है ना। आप भगवान का नाम लेकर ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये इनकी क्या थी, कबीर की शिक्षाएं थी। गुरु नानक की शिक्षाएं ये रहा। गुरु नानक जी की शिक्षाएं संदेश, गुरु नानक जी का संदेश अनेक भजनों और उपदेशों से मिलता है। उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ग्रंथों को नकार दिया। उन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, अभी आडंबर का खंडन किया। परमात्मा को कोई आकार या लिंग नहीं है। इनके अनुसार परमात्मा निरंतर स्मरण या नाम जप से उपासना करके सबसे सरल मार्ग है। इन्होंने अपने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। तो ये उनकी क्या थी, शिक्षाएं थी, आपको ये लिखनी थी। ठीक है, ये 3 नंबर का प्रश्न हो गया। उसके बाद आपके सामने प्रश्न क्या है, ये दोनों प्रश्न हो गए। उसके बाद 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण का उल्लेख कीजिए। आपको लिखना था 1857 क्रांति की असफलता क्यों हो गई। एक तो राजाओं का अंग्रेजों का साथ था, है ना, और पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सैनिकों को मतलब आपस में उसको क्या बोलते हैं आप, फूट करो नीति डाल दी थी, है ना। अंग्रेजों के पास जो ताकतवर सेना थी, है ना, राजाओं का सहारा लिया। ये 4-5 पॉइंट बना के आपको 1857 क्रांति है वो असफल क्यों हो गई थी, है ना, ये आपको लिखना है। प्रमुख राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसके बाद 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन या 4 नंबर का भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में से एक लिखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, ये पूरा आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। बाकी सारे प्रश्न है, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति स्वतःस्फूर्त आंदोलन कहते हैं। अगस्त 1992 गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को शुरू किया गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बड़ी कठोरता से काम किया। गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद देश भर में युवा कार्यकर्ता हड़ताल तोड़फोड़ करते रहे। कांग्रेस के जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता भूमिगत होकर गतिविधियां चलाते थे। अंग्रेजों को इस आंदोलन दबाने में साल भर से अधिक समय लगा। युवाओं ने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। अंग्रेज समझ गए थे कि वह भारत में ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते, है ना। द्वितीय विश्व के बाद गांधी जी की रिहाई 1945 में, 1944 द्वितीय, ठीक है। इस तरह पूरा पूरा आपको क्या लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन लिखना है। ये नोट्स का कुछ आपको सबूत दिए हैं, प्रूफ दिए हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि प्रश्न किस तरह बन रहे हैं और नोट्स से कितने आ रहे हैं। उसके बाद है स्तूप क्या है, स्तूप संरचना चाहे महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। तो मैं स्तूप वाला आपको दिखा देता हूं। स्तूप के नोट्स का आपको मैं दिखा, ये रहा भारत छोड़ो के बाद है स्तूप वाला। स्तूप वाला कहां डाल दिया, स्तूप का डाला नहीं क्या इन्होंने, स्तूप वाला इन्होंने डाला नहीं है। बाकी स्तूप का भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ये नोट्स दिखा देता हूं मैं। ये देखिए यहां आपको दिख जाएंगे स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप की संरचना। ये आगे आईएमपी भी लिखा हुआ है। इस तरह के नोट्स हैं, पूरे इतिहास के नोट्स है। इसकी पीडीएफ है, आपको यूट्यूब पे क्या ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का नाम है
अर्जुन पाठशाला, वहां जाके आप डाउनलोड कर लें और आप नोट्स है उनको पढ़ें। आपको निश्चित रूप से एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा जो आपको आ नहीं रहा है। तो ये प्रश्न था। उसके बाद मानचित्र, लोथल आपको कहां भरना था? गुजरात के अंदर। कहां भरना था भाई? गुजरात के अंदर। अवध कहां पे है? यूपी के अंदर। मेरठ कहां पे है? यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश। सांची कहां है? सांची मध्य प्रदेश में। कहां है भाई? मध्य प्रदेश में। ये आपको मैप के अंदर भरना था, जिसको मैप का भी अपने आपको लिए लेके आएंगे, मैप का भी अपने लेके आएंगे, आपके लिए क्लास लेके आएंगे एक मैप, जिसमें आपको प्रमुख स्थान बताऊंगा मैं। तो आप बस क्या करें, आप तो नोट्सों का अध्ययन करें और कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद इसके अथवा में अमरावती भर सकते हैं, हम्पी भर सकते हैं, दिल्ली, बारदोली। तो अमरावती हो गई आंध्र प्रदेश में, हम्पी होगी आपके ये हम्पी आंध्र प्रदेश, दिल्ली दिल्ली में होगी, बारदोली आपके गुजरात में होगी। तो हम्पी आंध्र प्रदेश में नहीं है, हम्पी 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 है आपके, हाँ हम्पी। तो ये आपके प्रश्न है और इस प्रश्नों में मेरे हिसाब से आपका पेपर है। इसमें आपका एमपी का होगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। एमपी कहां पे? आपके कर्नाटक में है, दिल्ली दिल्ली में हो जाएगा, बारदोली गुजरात में। तो आज का पेपर बहुत शानदार हुआ। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपको है ना, आपको जो मिलेंगे नोट्स वो कहां से मिलेंगे? देखिए, ये तो हमारे अलग और भी चलते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे क्या करना है आपको, ये मेरे फोटो लगी हुई है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है अर्जुन पाठशाला, नाम है ARJUN। इस नाम को देख लेना। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं आप। ये नंबर हमारे हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नोट्स वो मिल जाएंगे। तो इस गूगल प्ले स्टोर पे अर्जुन पाठशाला ऐप डाउनलोड करें। अगर आपका कल परसों पॉलिटिकल जियोग्राफिक है तो वहां से भी आप, वहां पे भी आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आज ही जाके डाउनलोड करें और एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे तो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और मेरिट में अपने माता पिता का नाम रोशन करें और बहुत शानदार तरीके से आपका एग्जाम निकले और मेरिट में आए, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। तो जरूर पढ़ते रहें और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के एग्जाम के लिए। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने माता पिता का, घर का नाम रोशन करें, मेरिट में आए। और नोट्सों को जरूर, मैंने जो बात की है ना उसको पे गौर करना, आप नोट्सों को जरूर लें और उसको डाउनलोड करें, ताकि आपका है वो एग्जाम है, आगे के एग्जाम है वो भी आप बहुत सरलता से निकाल सकें। तो मिलेंगे आगे के एग्जाम के प्रश्न पत्र को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।